अब अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एमपीपीएससी के लिए। हम लोग ऑलरेडी जनवरी से लेकर जुलाई के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। अब अगस्त का ये करंट अफेयर का टॉपिक है। तो देखिए, किल कोरोना अभियान, इसका प्रथम चरण 1 से 15 जुलाई 2020 तक चलाया गया था। किल कोरोना अभियान आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जबकि किल कोरोना अभियान का द्वितीय चरण 1 से 14 अगस्त 2020 तक चलाया गया था। इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे किया गया एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। तो किल कोरोना अभियान के थ्रू हर एक लोगों के घरों में जाकर, राइट, स्वास्थ्य कर्मियों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम चलाया, अवेयरनेस क्रिएट करी लोगों के बीच में, राइट, किल कोरोना अभियान के थ्रू। इस कैंपेन की निगरानी एवं इम्प्लीमेंटेशन या कोऑर्डिनेशन जो है उसके लिए मॉडल विभाग, गृह विभाग को बनाया गया, राइट, होम डिपार्टमेंट को बनाया गया। इस अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। तो ये चीज थी, इसकी थीम थी, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2020 को भोपाल से एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया एवं कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश की जनता से मास्क लगाने की अपील करी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक मास्क अनेक अभियान जो ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये कैंपेन, ये किस पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? नगरीय विकास एवं आवास मिनिस्ट्री। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त 2020 तक किया गया। मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया था। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त का पहला वीक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर हमें देखने को मिला। और इसकी थीम क्या थी? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। तो थीम याद रखना, कभी कभी ऐसा आ जाता है। इस सप्ताह का आयोजन वर्ष 1991 से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं यूनिसेफ द्वारा हर साल जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अब बात हो रही है नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में, या नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। तो इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। इस अभियान में देश भर के 272 जिलों का चयन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन जिले शामिल हैं। इन जिलों का चिन्हांकन यानी कि आइडेंटिफिकेशन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो शराब का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, इसके विरुद्ध किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया, राइट। तो नशा मुक्त भारत अभियान, तो मतलब पाया गया कि मध्य प्रदेश के इन कुछ जिलों में ज्यादा संख्या में लोग जो है वो नशों का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2020 को मंत्री परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अब कुछ निर्णय शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि जो निशक्त यानी कि डिसेबल्ड बालक बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण का निर्णय लिया गया। तो जो डिसेबल्ड बालक और बालिकाएं जो हैं उनके लिए कहां पर बनेगा? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा और इसके लिए 7.902 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, अप्रूवल दिया गया है, राइट। इसके अलावा इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिकी क्षेत्र, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने संबंधी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया, अप्रूवल प्रोवाइड किया गया कि न्यू इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में जो है वो तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 को
586.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। तो इंदौर में इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, इसको लेकर ये फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के इंप्लीमेंटेशन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर क्षेत्र गठित करने का निर्णय लिया। तो याद रखना, महानगर क्षेत्र में कौन आएगा? भोपाल और इंदौर। यहां पर मेट्रो जो है वो तैयार की जा रही है। भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल निवेश क्षेत्र व मंडीदीप निवेश क्षेत्र सम्मिलित होंगे और इंदौर महानगर क्षेत्र में महू निवेश क्षेत्र और पीथमपुर निवेश क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्क ड्रग पार्क जहां पर दवाइयां बनती है भारी मात्रा में, इसकी स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृत प्रदान की गई है, यानी कि अप्रूवल दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में आने वाली फार्मा इकाइयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफी सारी फर्म्स वगैरह जो हैं और फार्मा एजेंसीज, यूनिट जो हम लोग को देखने को मिलेंगी, वो जब यहाँ पर आएंगी बल्क ड्रग पार्क के थ्रू जो है वो उनको वेरियस जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो आसानी से यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना, यानी कि जो मेडिकल डिवाइसेस होती है ना, जैसे कि एक तो बल्क ड्रग पार्क के थ्रू हम लोग जो है वो दवाइयां मध्य प्रदेश में बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये मेडिकल डिवाइस पार्क की भी बात हो रही है। मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप आप देखते हो, राइट, रहता है। इसके अलावा बहुत सारी मशीन्स वगैरह जो होती हैं मेडिसिन की फील्ड में हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो उसके लिए भी मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाइयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं जो यहाँ पर आएंगी या मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर जो आएंगे, तो उनको बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा। तो मध्य प्रदेश में आप ध्यान में रखना, ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक कहाँ है? भोपाल में, याद रखना। इसमें भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो कॉपर की बेसिकली एक प्रतिमा जो है भारत माता की हमें देखने को मिली शौर्य स्मारक में, राइट। और मुख्यमंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भी शौर्य स्मारक पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शौर्य स्मारक का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को किया गया था। शौर्य स्मारक का डिजाइन शोना जैन ने किया है। तो याद रखना, 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था शौर्य स्मारक का, और शोना जैन जो है वो इसकी डिजाइनर है शौर्य स्मारक की। इसके अलावा मध्य प्रदेश माध्यम की देशभक्ति पर आधारित फिल्म हम कर सकते हैं। तो हम कर सकते क्या है? तो एक फिल्म हम लोग को देखने को मिलती है मध्य प्रदेश माध्यम की देशभक्ति पर आधारित, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। इसको भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके द्वारा देशभक्ति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम विषय पर यानी कि थीम पर जो है वो आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता यानी कि शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखना, ये पिक्चर है हम कर सकते हैं, राइट। तो इसे शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए
चुना गया है, यानी कि इस अवार्ड के लिए चुना गया है, राइट, विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पुरस्कार की घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की और स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिलकर देशभक्ति का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से यह ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें देशभक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की थीम तय की गई थी। मध्य प्रदेश माध्यम की इस फिल्म को प्रतियोगिता में प्राप्त कुल 865 फिल्मों में से पुरस्कार के लिए चुना गया। तो टोटल 865 फिल्मों में से इस फिल्म हम कर सकते हैं को चुना गया, राइट। इसके अलावा माध्यम द्वारा तैयार की गई फिल्म हम कर सकते हैं में भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए आगे सबको साथ लेकर चलने का आह्वान कर विषम परिस्थितियों में इतिहास बदलने की प्रेरणा दी गई है। तो बेसिकली और मतलब इस मूवी के अंदर कुछ प्रेरणाएं वगैरह भी जो है वो दी गई हैं कि सबको साथ लेकर जो है वो चलना है और हर एक परिस्थिति में सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार का मैसेज जो है वो इस फिल्म के थ्रू हमें देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 70 वर्षीय बैगा आदिवासी पेंटिंग कलाकार श्रीमती जोधैया बाई का नाम जिला प्रशासन द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री अवार्ड की बात हो रही है तो बैगा आदिवासी पेंटिंग कलाकार कौन है? श्रीमती जोधिया बाई, राइट। तो इनका नाम जो है वो चुना गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए। 70 ईयर्स की हैं ये, मध्य प्रदेश की जो उमरिया जिला जो है वहां से ये बिलोंग करती हैं, राइट। तो इनका नाम जो है वो पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जोघैया बाई की ख्याति बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग बनाने के रूप में है, राइट। तो ये वाली चीज है, बैगा जनजाति जो है उनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग जो है ये बनाती हैं। अब अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की गई। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है तो उसके 7 नए सर्कल की घोषणा अगस्त 2020 में की गई। घोषित किए गए 7 नए सर्कल हैं त्रिची तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डायरेक्ट आ सकती है। त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल में, राजकोट गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश में और हम्पी कर्नाटका में। हम्पी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटका। वैसे ही ये सब लोकेशन के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे कि त्रिची तमिलनाडु में। हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदला गया है। तो ये मिनी सर्कल था, अब ये फुल कंप्लीट सर्कल के तौर पर हमें ASI का देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व देश भर में 29 ASI सर्कल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्कल थे। इसके साथ ही अब कुल 36 ASI सर्कल हो गए हैं। तमिलनाडु में त्रिची को चेन्नई के सर्कल के साथ नया सर्कल बनाया गया। तो चेन्नई के सर्कल के साथ त्रिची एक नया सर्कल बन गया। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रायगंज को कोलकाता के साथ नया सर्कल बनाया गया। गुजरात में बड़ोदरा के साथ राजकोट को एक नया सर्कल बनाया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नया सर्कल घोषित किया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर डिवीजन यानी कि संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित 2 नई सर्कलों की घोषणा की गई। तो 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नए सर्कल हम लोग को ASI के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा आहार अनुदान योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त 2020 को आहार अनुदान योजना के तहत मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया और सहरिया जैसी यानी कि बहुत दूर दराज की अंचलों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण यानी कि न्यूट्रिशन
के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान किया है। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ग की 2,19,000 महिलाओं के खातों में 21 करोड़ 97,80,000 रुपीस जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश में यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने तृतीय कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो आहार अनुदान योजना जो हम लोग को पिछड़ी जनजाति देखने को मिलती हैं, तो उनकी महिलाओं के और मतलब बच्चों के पोषण के लिए उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, राशि उनको ट्रांसफर की जाती है, जिस राशि से वो जो है वो ले सकें, यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो उनको मिल सके, राइट। तो योजना के कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? तो प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आहार अनुदान योजना लागू है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया यानी कि वुमेन हेड एक परिवार की, उनके बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए का भुगतान होता है। बैगा, मंडला शहडोल, डिंडोरी में, भारिया छिंदवाड़ा में, सिवनी, शहडोल, सतना, पन्ना और मंडला में तथा सहारिया, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में निवासरत हैं। तो बैगा जनजाति जो है वो मंडला, शहडोल, डिंडोरी में हम लोग को देखने को मिलती है, और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, सतना, पन्ना और मंडला में, और सहरिया ये ग्वालियर चंबल संभाग में हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ग्वालियर जो डिवीजन है उसके जिलों में हम लोग को देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में निवासरत 43 जनजातियों में से बैगा, भारिया, सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये विशेष पिछड़ी जनजाति हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार अनुदान योजना के तहत जो है वो किन पर्टिकुलर जनजातियों को लाभ मिलता है, निम्नलिखित में से बताइए। तो अगर ऑप्शन में बैगा होगा, भारिया होगा, सहरिया होगा, तो आप इन ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को सम्मानित किया गया। तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? तो पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह को मिला है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। और देश में पहली बार किसी दिव्यांग खिलाड़ी को पैरा स्विमर का राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। तो अपने आप में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त दिव्यांग तैराक श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 सम्मान प्राप्त होने पर बधाई दी है। श्री लोहिया अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल, तो कैटलीना चैनल कहां पर है? तो अमेरिका, ध्यान में रखना, ठीक है। तो कैटलीना चैनल हम लोग को अमेरिका में देखने को मिलती है। इन्होंने इस चैनल को सिर्फ 11.5 घंटे या फिर 11 घंटे 34 मिनट में जो है वो तैरकर पार करने वाले ये पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने हैं। तो पहली बार जो है वो किसी दिव्यांग ने इतनी बड़ी जो है वो स्विमिंग करके रेस जो है वो जीती है, या रेस नहीं कहोगे, रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, राइट। इसके अलावा चैनल में पानी का तापमान लगभग 12 डिग्री होने के साथ ही शार्क मछलियों के हमले का खतरा भी था। दिन में तेज चलने वाली हवाओं से बचने के लिए श्री लोहिया ने यह चैनल रात में पार किया, जो एक बड़ी चुनौती थी। तो रात में इन्होंने ये इतना बड़ा चैनल जो है वो पार किया। 11.5 घंटे 34 मिनट में इन्होंने ये चीज कवर करी। 42 किलोमीटर तैर कर इन्होंने डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट किया। अब विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। इस पर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल अवार्ड से सम्मानित
पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो इनको मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड से भी नवाजा गया है। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक स्विमिंग NSW 2017 स्टेट ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने मई 2017 में ओपन वाटर सी स्विमिंग फीट ऑफ 33 किलोमीटर को पार किया। श्री लोहिया ने 24 जून 2018 को इंग्लिश चैनल स्विमिंग में पैरा स्विमिंग रिले टीम के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया, यानी कि रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। 18 अगस्त 2019 में इंग्लिश चैनल पार करके इन्होंने इतिहास रचा है। और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्री सत्येंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के लिए 12 रजत यानी कि सिल्वर और 8 कांस्य यानी कि ब्राउन्स पदक जो है वो हासिल किए हैं। राइट, तो ये चीज है आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक यानी कि पिस्टल शूटिंग इंस्ट्रक्टर श्री जसपाल राणा को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? पिस्टल शूटिंग इंस्ट्रक्टर श्री जसपाल राणा को मिला है। राइट, श्री राणा ने खिलाड़ी के रूप में मात्र 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त किया था और अब प्रशिक्षक के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में, ट्रेनर के रूप में देश के प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। पद्मश्री जसपाल राणा ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। इनके द्वारा दिए गए बेहतरीन प्रशिक्षण का नतीजा है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी की खिलाड़ी कुमारी चिकी यादव मध्य प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जापान में भारत का कोटा प्राप्त किया है। और अगस्त 2020 में कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत खटिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 ग्राम के 24 चारावाहों का इको सेंटर खटिया में चरवाहा सम्मेलन वन अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया गया। तो चरवाहा सम्मेलन हम लोग को देखने को मिला, वन अधिकारियों ने इसको संपन्न किया था और ये इको सेंटर खटिया के तौर पर हम लोग को देखने को मिला। 24 चरवाहों का और 13 गांव की ये 24 चरवाहा हम लोग को देखने को मिले थे। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व विशेष बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, यानी कि ये किस लिए जाना जाता है? कान्हा टाइगर रिजर्व स्पेशली बारहसिंघा के लिए जाना जाता है। तो बारहसिंघा जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और कान्हा टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हिरणों की यह प्रजाति पाई जाती है। तो हिरण की सिर्फ ये बारहसिंघा वाली प्रजाति जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। बारहसिंघा के बारे में बात करें गाइस, तो ये हिरण की एक प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। उत्तरी और मध्य भारत में इनकी आबादी बिखरी हुई है और दक्षिण पश्चिम नेपाल में 2 अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में यह प्रजाति विलुप्त हो गई है। यह प्रजाति सभी भारतीय हिरण प्रजाति से सींग के मामले में अलग होती है। इसमें 3 से ज्यादा सींग होते हैं। यह विशिष्टता के कारण यानी कि इसी चीज के कारण यानी कि इनके इतने सारे सींग के कारण इनको 12 सिंघा जो है वो कहा जाता है, यानी कि 12 सींग वाला हिरण। और संरक्षित क्षेत्र के बाहर और इनके मौसमी पलायन के कारण इन पर सींगों और मांस के लिए शिकार किए जाने का खतरा होता है। तो यानी कि इन हिरणों को किस चीज के लिए खतरा है? तो इनके सींग के लिए शिकार जो है वो इनका शिकार करते हैं और इनकी इवन मांस को भी खाया जाता है। इन्होंने अपने ज्यादातर पूर्व रेंज खो दिए हैं क्योंकि जलमय भूमि को बदल दिया गया है और कृषि हेतु उनका प्रयोग होने लगा है। तो इनका जो हैबिटेशन साइट जो है जहां पर ये रहते हैं तो उसमें जो चेंजेस आए हैं इसके कारण वर्ष भी इनकी प्रजाति जो है वो कम होती जा रही है। अब कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट जो है, शुभंकर जो है, वो है भूर सिंह द बारासिंहा, राइट। इस शुभंकर के डिजाइनर कौन है? रोहन चक्रवर्ती। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून को बनाया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 में बना था। तो देखो, कान्हा नेशनल पार्क बना था 1955 में और कान्हा टाइगर रिजर्व बना था 1973 में। तो ये चीज ध्यान में रखना। और वर्तमान में यह मंडला और बालाघाट 2 जिलों में 940 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में फैला है। यह बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुओं, स्लॉथ बियर यानी कि आलसी भालू, बारहसिंहा और भारतीय जंगली कुत्तों की यहां पर पर्याप्त आबादी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा साल और बांस के हरे भरे जंगलों, घाल वाले मैदान और उद्यान की गुफाओं ने रुडयार्ड किपलिंग को उनके प्रसिद्ध नॉवेल जंगल बुक की प्रेरणा दी थी। तो देखो, जंगल बुक की प्रेरणा जो है वो यहीं से मिली थी, कान्हा नेशनल पार्क से। याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग जो है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जंगल बुक का जो है वो, यानी कि किताब जो है वो जंगल बुक की इनके द्वारा लिखी गई थी, जिस पर वो मोगली वाली पिक्चर हम लोग को देखने को मिलती है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए फूल खिलाए, वो वाली। और मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिज्ञासा का शुभारंभ किया। तो जिज्ञासा एक कार्यक्रम हम लोग को देखने को मिल रहा है, डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और प्रोफेसर केजी सुरेश, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ये प्रोफेसर केजी सुरेश। और प्रोफेसर केजी सुरेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की हम लोग बात करें, जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है ये। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 17 अगस्त 1965 को सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर ए के पांडे, मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर बायो साइंस विभाग के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया है। और श्रीमती पटेल ने यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत की है। और प्रोफेसर पांडे का कार्यकाल मतलब यानी कि कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 4 वर्षों की कालावधि के लिए होगा, यानी कि 4 इयर्स का इनका टेन्योर हमें देखने को मिलेगा। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को की गई थी। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है, तो उज्जैन में हम लोग को देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है, जबलपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनके भी वाइस चांसलर को नियुक्त किया गया। बट आप विद्यालय के थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि ये विद्यालय कहां पर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके अंतर्गत वर्ष 2020 के वित्तीय वर्ष में पूर्व के वित्तीय वर्ष 2019 से 3 गुना अधिक कार्य संपन्न हुआ। तो 3 टाइम ज्यादा जो है वो कार्य मनरेगा के तहत जो है वो 2020 में कंप्लीट हुआ है। इस वर्ष अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया गया। तो काफी सारे आप जानते हैं कि वर्कर जो है वो कोरोना के चलते जो अलग अलग सिटीज में थे वो वापस मध्य प्रदेश में आ गए हैं, राइट, लेबर्स वर्कर्स वगैरह। तो किया क्या गया कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है वो एकदम ज्यादा बढ़ा दिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मनरेगा में शामिल हों और उनको जो है वो इसका फायदा मिल सके, जॉब्स वगैरह इनको मिल सके। तो उसी के थ्रू ये पूरा कार्य हुआ और बहुत सारा हमने देखा कि
वर्क जो है वो 3 गुना ज्यादा हुआ पिछले साल के मुकाबले इस साल। और इसके अंतर्गत धार जिले के सूली बाड़ी गांव में, फॉसिल पार्क श्योपुर जिले के रायपुरा में बावड़ी जीर्णोद्धार यानी कि स्टेप वेल रेनोवेशन, और ग्वालियर जिले के बन्हेरी में गौशाला निर्माण, तथा बालाघाट जिले में नहर गहरीकरण, नहर को गहरा करना। तो ये सब कार्य संपन्न हुए। हालांकि क्या क्या कार्य हैं वो आप लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और प्रदेश में मनरेगा से संबंधी समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मनरेगा से संबंधित फैक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी सुन लो। तो मध्य प्रदेश में 2020-21 में 20.50 करोड़ मानव दिवस पर लेबर बजट। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। प्रदेश में अब तक 7,81,000 कार्य खोले गए। तो ये 7 लाख है, नाक नहीं है। इसमें से 1,52,000 कार्य प्रगृत। और पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रमिकों का नियोजन यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा श्रमिक जो है वो उनको शामिल किया गया, रजिस्ट्रेशन उनका हम लोग को देखने को मिला। एक दिन में अधिकतम 25,30,000 श्रमिकों का नियोजन हुआ, यानी कि इतने सारे रजिस्ट्रेशन हम लोग को एक साथ देखने को मिले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और प्रदेश में अब तक 79,80,000 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। और जल संरक्षण और जल दोहन के कार्यों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के कार्यों को प्रायोरिटी पे रखा गया, राइट। जैसे कि नहर गहरी करनी अभी हमने बात करी, राइट, स्टेप वेल रेनोवेशन की बात करी अभी हमने। इसके अलावा 4,000 गौशालाएं और इनके साथ 5 एकड़ भूमि चरगाह यानी कि लैंड पैस्चर के लिए विकसित हो रही हैं। मॉनसून में भी श्रमिकों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन यानी कि नियोजन, इस दृष्टि से कार्यों की प्लानिंग की गई। और 14.90% श्रमिकों को नवीन जॉब रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए, जो पिछले 12 वर्ष में सबसे ज्यादा अभी इस साल बताए जा रहे हैं। और प्रत्येक जिले एवं विकास खंड स्तर पर रोजगार सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित, राइट, यानी कि उन लोग को जॉब्स वगैरह से रिलेटेड सपोर्ट जो है वो मिल सके, हेल्प वगैरह मिल सके। और इवन प्रत्येक श्रमिक को निःशुल्क 2 मास्क देने की व्यवस्था। और अब तक 2,889 करोड़ का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसके तहत तकनीकी प्रगति के लिए प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स के मध्य 9 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार की तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में दोनों संस्थाओं के मध्य MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। इसके अंतर्गत दोनों संस्थाएं मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करेंगी तथा इंडस्ट्री 4.0, ई व्हीकल और वर्ल्ड स्किल एकेडमी, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी इंजीनियरिंग और अन्य संस्था से साझा की जाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी पर ये दोनों जो है वो मिलकर काम करेंगे, उसको लेकर MOU हमें देखने को मिला, यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स, राइट। तो ये दोनों जो है वो ये टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करेंगे, राइट। दोनों संस्था मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करके वेरियस चीजों पर काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की चीज और टेक्निकल मतलब इसकी चीज, राइट, एजुकेशन की चीज पर, राइट। तो ये मिलकर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपस में और मिलकर काम करेंगे। और मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भोपाल देश की ऐसी पहली बिजली कंपनी है जिसने ई ऑफिस प्रणाली लागू कर ली है। इसके अंतर्गत सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स है गाइस, ये बेसिकली हमने बात करी इसके बारे में।
अगस्त महीने की पूरे करंट अफेयर्स को कवर किया। अब आगे आगे वाले लेक्चर में सितंबर मंथ और फिर फर्दर मंथ्स के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मुश्किल से 2-3 दिन में ये पूरे लेक्चर में फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप एटलीस्ट यानी कि आपके पास एटलीस्ट एक, क्योंकि 11 अप्रैल को आपका एमपीपीएससी है, अभी 11 अप्रैल 2021 को, तो आप 2 या 3 बार जो है वो पूरी सीरीज को एक बार देख लें। राइट, जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक पूरे करंट अफेयर्स में इसके मध्य प्रदेश के कवर करवा रहा हूँ। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने स्कीम को लेकर भी लेकर आया था। कोशिश करूंगा कि इस बीच और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ जाऊं, क्योंकि समय कम है ये, और करंट अफेयर्स से मैंने भी शुरू किया है, जिससे कि आपका एटलीस्ट करंट अफेयर्स अच्छा हो जाए। फिर बाकी 2022 के लिए और भी कुछ चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं उस हिसाब से प्लान आउट करूंगा।